दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी। आज की कहानी जर्मनी देश से ली गई है और यह छोटी सी कहानी आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। इस कहानी के अनुसार एक राजा था। अब उस राजा के राज्य में एक प्रसिद्ध सूत काटने वाला था। चरखे की मदद से वह सूत काट कर कपड़े बनाया करता था। वह तो बहुत गुणी व्यक्ति था, लेकिन उसमें एक ऐब थी कि वह बोलता बहुत था और बहुत बोलने के कारण कभी कभी वह बड़ी बड़ी डींगे हाँक दिया करता था, जिसके कारण उसे बाद में शर्मिंदा भी होना पड़ता था। अब इस सूत वाले की जो कपड़ा बुना करता था, इसकी प्रसिद्धि राज दरबार तक पहुंची। वह राजा के यहाँ वस्त्र सिला करने लगा था, कपड़े बनाने लगा था। ऐसे ही एक दिन दरबार में उसके कपड़े की बात हो ही रही थी, तो यह जो सूत काटने वाला था, जो चरखे की मदद से सूत काटा करता था, उसकी एक बहुत सुंदर बेटी थी और इस व्यक्ति का पूरा काम लगभग वह बेटी संभालती थी। तो वहीं राज दरबार में जब उसकी तारीफ हो रही थी, तो अपने बड़बंसी में ज़्यादा बोलने की आदत में वह राजा से कह गया कि मेरी बेटी तो इतनी गुणी है कि भूसी में से वह चरखा काटे तो वह उसको सोने में बदल दे। अब यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है, यह तो बहुत अद्भुत बात है, इसका तो हमें परीक्षण करना होगा। तुम अपनी बेटी को लेकर आओ और इस बात को हम अपने सामने देखेंगे कि यह हो पाता है या नहीं हो पाता है, क्योंकि तुमने यह तो नई बात कह दी। अब अपने बड़बंसी में, बोल बच्चन में यह व्यक्ति फंस जाता है। अब पछताता रहता है कि अब क्या होगा। वहाँ राजा साहब ने यह भी कहा था कि अगर यह बात झूठ हुई तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अब वह जाता है और अपनी बेटी को यह बात बताता है। बेटी यह बात सुनते ही अपना माथा पटक लेती है और कहती है, पिताश्री मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप अपनी इस ऐब से, इस कमी से बाज आइए, लेकिन आप मेरी सुनते कहाँ हैं। अब दोनों परेशान हो जाते हैं, दोनों को रात भर नींद नहीं आती है। दूसरे दिन राज दरबार में उपस्थित होना था, वहाँ भूसे से सोना काटना था। जब वहाँ पहुँचते हैं तब राज दरबार में उनका स्वागत किया जाता है, उस व्यक्ति की बेटी का भी स्वागत किया जाता है। अब राजा उसे एक कक्ष में ले जाता है और कक्ष में भूसी ही भूसी भरी होती है और वहाँ पर एक चरखा भी रखा होता है और वहाँ पर बोलकर कि अब तुम्हें इसका जो भूसी है इसको काटना है और बताओ कैसे यह सोने में बदलता है। अब यह बेटी क्या करती, उसे उस समय जो सूझा उसने कहा कि हे महाराज, मैं यह रात में अकेले में ही कर पाती हूँ, किसी के सामने यह नहीं हो पाता है। तब महाराज साहब कहते हैं कि ठीक है, अच्छी बात है, अभी तुम आराम करो, खाओ पियो और रात में अपना काम चालू कर देना, दिन भर अच्छे से सो लेना ताकि रात में जग सको। तब उसे वह कक्ष देकर उसे आराम की व्यवस्था, वहीं पर एक बिस्तर लगा दिया जाता है, उसकी आराम की व्यवस्था की जाती है, भोजन की सारी व्यवस्था कर दी जाती है और उसे उस कक्ष में छोड़कर महाराज साहब चले जाते हैं। अब जब रात आती है, अब यह जो बेटी रहती है सूत काटने वाली की, यह परेशान हो जाती है कि अब कैसे होगा, मैं कैसे इसका सोना में बदल पाऊंगी, यह तो मेरे पिताजी ने मुझे कहाँ फंसा दिया। और यह सोच सोचकर वह रोने लगती है। उसकी रुदन की आवाज़ उस कक्ष के बाहर रोशनदान से बाहर भी जाती है। वहीं से एक बौना, अजीब सा बौना जिसका चेहरा अजीब ढंग सा हुआ रहता है, वह सुनता है और उस कक्ष में प्रवेश करता है और पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो। तब यह सूत काटने वाली की बेटी कहती है कि ऐसी ऐसी बात है, मेरे पिताश्री के डींग मारने की आदत ने मुझे आज यहाँ पर फंसा दिया है। तब यह बौना जो रहता है व्यक्ति, वह कहता है कि मैं तुम्हारे इस पिताश्री के डींग को सच साबित कर सकता हूँ, मैं इस सारी भूस को सोने की उसमें बदल सकता हूँ। तब यह खुश हो जाती है, इसकी आंखों में चमक आती है कि अरे यह संभव है। तब वह बौना व्यक्ति कहता है कि बिल्कुल संभव है, लेकिन इसके बदले में तुम मुझे क्या दे सकती हो। तब यह जो बेटी है सूत काटने वाली की, यह कहती है कि मेरे पास यह बहुमूल्य हार है, मैं इसको आपको भेंट दे सकती हूँ। तब बौना कहता है कि ठीक है, अच्छी बात है, और वह चरखा काट कर सारे भूस को सोने में, सोने की रस्सी, सोने के धागे में बदल देता है। सुबह जब कक्ष खुलता है, महाराज साहब प्रविष्ट होते हैं, तब देखते हैं वहाँ पर सोने की ही रस्सी रहती है। देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अब उनके मन में लालच आ जाता है, यह तो सूत काटने वाले की बेटी बहुत गुणी है, इसका तो हमें अपने राज परिवार के लिए, अपने राज्य के लिए उपयोग करना चाहिए। अब वह कहते हैं कि ऐसा करो, आज रात तुमको फिर यह काम करना है। अब यह बेटी फिर फंस जाती है। वह कहती है कि यह मैं कहाँ फंस गई, अब इस रात कैसे होगी। अब महाराज साहब उसे अब और बड़ा कक्ष
दूसरे दिन दे देते हैं। और ज़्यादा भूसी वहाँ आ गई रहती है और वही चरखा रहता है। वह रात में फिर परेशान होती है। परेशानी में वह फिर उस बौने व्यक्ति को याद करती है। बौना व्यक्ति वहाँ फिर हाजिर हो जाता है। अब यह कहता है कि मैं यह काम तो कर दूंगा, इतनी सारी भूसी, आज तो और ज़्यादा भूसी है, यह भी मैं कर दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम फिर आज मुझे क्या दोगी? तब यह युवती कहती है कि मेरे पास तो हार था, मैंने वह दे दिया, मेरे पास अब यह अंगूठी बची है, मैं यह सोने की अंगूठी तुम्हें दे दूंगी। तब बौना व्यक्ति कहता है कि ठीक है, मैं अब यह काम तुम्हारे लिए कर देता हूँ। और वह रात भर चरखा काटते हुए सारे भूसे को सोने के धागे में बदल देता है। दूसरे दिन फिर कक्ष खुलता है। महाराज साहब फिर आते हैं। अब यह देखकर फिर उनका लालच बढ़ता है। अब यह कहते हैं कि आज फिर तुम्हें यह काम करना होगा। अब उस राज दरबार के सारे सिंहासन को, सारे जो बैठने की व्यवस्था को हटा दी जाती है। अब वहाँ पर भूसे ही भूसी और एक चरखे के साथ में उस युवती को अकेला छोड़ दिया जाता है। अब यह युवती फिर रोने लगती है कि वह कक्ष था, वहाँ से तो आवाज़ जाती थी, वह बौना व्यक्ति सुन सकता था। अब यह तो महल के बीचों बीच मुझे बैठा दिया गया, वो भी इतने बड़े कक्ष में, अकेले, इतने सारे भूसियों का ढेर। अब मैं यह काम कैसे कर पाऊंगी? लेकिन फिर भी वह मन से उस बौने व्यक्ति को याद करती है। बौना व्यक्ति फिर हाजिर हो जाता है। अब वह कहता है कि तुमने अपने सोने का तो हार दे दिया, अपने सोने की भी अंगूठी दे दी, मैं यह काम कर दूं, लेकिन इसके बदले तुम क्या दे सकती हो? तब वह रो कर कहती है कि अब तो मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें अब कुछ भी नहीं दे सकती। तब यह बौना व्यक्ति कहता है कि सुनो, राजा ने तो यह मुनादी करवाई है कि अगर तुमने इस पूरे जो आज राज दरबार में भूसी है, अगर इसको तुमने सोने के धागे में बदल दिया तो तुम्हारी शादी युवराज से हो जाएगी। अब कल तो तुम्हारी शादी युवराज से होने ही वाली है, तुम आने वाले समय में इस राज्य की रानी भी बन जाओगी। तब तुम्हारी जो भी पहली संतान होगी तुम्हें उसको मुझे देना होगा। अब यह युवती हिचकिचाती है कि कैसे कोई अपनी संतान किसी को दे सकता है, लेकिन वक्त का तगाचा ऐसा था कि उसे हाँ कहना पड़ा और वह उस बौने व्यक्ति को हामी की अभी के लिए यह बला टाली जाए, उस समय की उस समय देखेंगे। अभी तो चूंकि राज दरबार में हमें सज़ा मिल जाएगी, मेरे पिताश्री को सज़ा मिल जाएगी, उस सज़ा से बचने के लिए अभी तो मैं हाँ कह देती हूँ। और वह हाँ कह देती है। रात भर में पूरे राज दरबार के भूसे के ढेर को वह बौना व्यक्ति सोने के धागे में बदल देता है। दूसरे दिन जब सब आते हैं तो पूरे दरबार में सोने के ही धागे बिखरे हुए रहते हैं। राजा यह देखकर बहुत खुश होता है और खुशी खुशी अपने बेटे युवराज की शादी उस युवती के साथ कर देता है। अब वह उस राज्य की युवरानी हो जाती है। आने कुछ समय में राजा की मृत्यु हो जाती है। राजा की मृत्यु होती है, 1 वर्ष शादी को हुए रहते हैं, एक बच्चा भी हो जाता है। बच्चा कुछ महीनों का ही हुआ रहता है। एक दिन वह युवती जो अब रानी बन चुकी है, उस बच्चे के साथ अकेले खेल रही होती है। तभी यह बौना व्यक्ति वहाँ प्रकट हो जाता है और कहता है कि तुम्हें अपना वादा याद है ना? तब यह युवती फिर जब रानी है वह रोने लग जाती है कि मुझे तो याद है, लेकिन मैं कैसे अपना बच्चा दे सकती हूँ? कोई भी कैसे अपना बच्चा किसी को दे सकता है? कृपया मुझ पर थोड़ा सा रहम करें, कोई और उपाय हो तो बताएं, और कुछ मैं दे सकती हूँ। अब तो मैं इस राज्य की रानी हूँ, मैं बहुत कुछ दे सकती हूँ। तब बौना व्यक्ति कहता है कि नहीं, जो वादा है वह तो वादा है। हाँ, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ। मैं प्रतिदिन 3 दिन हर रात तुम्हारे पास आऊँगा, तुम्हें मेरा असली नाम बताना होगा कि मेरा असली नाम क्या है। तब वह युवती कहती है कि यह एक मौका मिल रहा है, मैं इसे हाँ कह देती हूँ। और वह हाँ कह देती है। एक दिन बीतता है। रानी सारे गुप्तचरों को, सारे सैनिकों को आसपास भिजवाती कि जितने नाम इकट्ठे हों सब नाम जमा करके आ जाओ। सारे गुप्तचर, सारे सैनिक बहुत सारे नाम ले आते हैं। अब उस रात वह बौना व्यक्ति रानी के पास फिर आता है। रानी जितने नाम इकट्ठे की होती है सब एक एक करके कहती है और हंसते हुए बौना कहता है कि नहीं। वहीं पर वह रानी की हंसी उड़ाता है कि तुम मेरा नाम नहीं बता पाओगी, चलो आज के लिए तो मैं जाता हूँ, कल फिर रात को मैं आऊँगा, कल अगर मेरा नाम बता दी तो बता दी। फिर वह रानी अपने फिर गुप्तचरों को और नाम इकट्ठा करने के लिए, कुछ विशिष्ट नामों को ढूंढने के लिए फिर से भेजती है। कुछ नाम फिर इकट्ठा हो आते हैं। दूसरी रात वह बौना व्यक्ति फिर आता है। फिर से रानी एक एक करके सारे नाम बताती है, लेकिन कोई भी नाम वहाँ पर वह जो बौना व्यक्ति रहता है उससे मेल नहीं खाता है। अब रानी परेशान हो जाती है। उस परेशानी में वह अपने एक विश्वस्त मित्र को याद करती है जो हर संकट में उसकी मदद किया करता था।
वह उससे कहती है कि यह समस्या है, अब इसका उपाय क्या है। वह व्यक्ति कहता है कि ठीक है, देखते हैं, सच्चे मन से हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, वह ईश्वर ही मदद करेगा। और सच्चे मन से वह प्रार्थना करके कहता है कि मैं पता करने की कोशिश करता हूँ, और वह नाम शायद इस शहर से पता न चले, आसपास के किसी जंगल वाले जगह, पहाड़ी वाले जगह पर मुझे यह नाम ढूंढना होगा। और वह वहाँ से निकल आ जाता है। शाम को वह वापस लौटता है और कहता है कि मैंने एक पहाड़ी पर एक बौने व्यक्ति को एक आग के निकट नाचते हुए, गाते हुए यह कहते सुना है कि रानी का बेटा अब मेरा होगा, रानी जो है अब मेरा नाम नहीं बता पाएगी। और वह नाच गाने में ही अपना नाम दोहरा रहा था और उसका नाम था रम्पलसिल्स्किन। अब यह रानी सुनकर नाम बहुत खुश हो जाती है, अपने उस मित्र को फिर से धन्यवाद देती है कि तुम हमेशा मेरे काम आते हो। अब उस रात फिर जो बौना व्यक्ति है वह आता है और कहता है, रानी क्या तुम्हें मेरा नाम पता चला। रानी अभिनय करती है, कुछ नाम इधर उधर के लेती है। वह बौना व्यक्ति अट्टहास करता है कि आज भी तुम मुझे मेरा नाम नहीं बता पाओगी और तुम्हारा जो बेटा है अब मेरा होगा। तभी रानी कहती है, क्या तुम्हारा नाम रम्पलसिल्स्किन है। यह नाम सुनते ही बौना बहुत क्रोधित होता है और वह गुस्से में एक पैर पटकता है, फर्श पे गड्ढा हो जाता है और वह उस गड्ढे से वहाँ गायब हो जाता है। इस तरह उस रम्पलसिल्स्किन की अंत होती है। फिर यह रानी खुशी खुशी अपने राजा के साथ में, अपने संतान के साथ में उस राज्य में खुशी खुशी रहती है। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी जो हमें सीख देती है कि हमें बड़ी बड़ी डींगे हाँकनी नहीं चाहिए, हमें बड़बोलापन नहीं करना चाहिए, हमें ज़्यादा बोलने की आदत से बचनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बोलने में हम बहुत कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक हो जाता है। जिस तरह उस आदमी ने अपनी बेटी को इस समस्या में डाल दिया और अपने बड़बोलेपन के कारण, ज़्यादा बोलने की आदत के कारण, डींगे हाँकने के कारण, तो हमें यह सीख देती है कि हमें डींग हाँकने से, झूठ बोलने से बचना चाहिए। दूसरी सीख हमें यह भी मिलती है कि हमें सही समय पर ना कहना सीखना चाहिए। जिस प्रकार यह युवती पहली रात बौना उसे मदद कर देता है, अगर वह दूसरी रात या दूसरी शाम या दूसरे दिन को जब राजा फिर से कहता है कि तुम्हें यह काटना होगा, अगर वह कोई भी बहाना कर देती, जिस प्रकार उसने पहली बार बहाना किया था कि मैं यह रात में ही कर पाती हूँ, अकेले में ही कर पाती हूँ, दूसरी बार वह कुछ और बहाना कर देती कि मैंने अपने जीवन काल में 5 बार ही ऐसा करने का वरदान पाया है और यह 5वीं बार था, इससे पहले मैंने यह काट चुकी हूँ, तब वह वहीं समस्या का निदान हो जाता। लेकिन ना कहने की जो आदत है बहुत सारे लोगों में नहीं होती है। अभी की शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई लोग उस वर्तमान में ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं जो आने वाले समय में नुकसानदायक हो जाता है। यहाँ बात प्रॉफिट और बेनिफिट की हो रही है। अधिकांश लोग प्रॉफिट के पीछे भागते हैं, बेनिफिट कोई नहीं देखता, दूर दृष्टि कोई नहीं रखता, दूर तक का कोई नहीं सोचता। अभी शांति व्यवस्था बनी रह जाए, अभी किसी तरह यह वक्त गुजर जाए, हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में शांति बनी रहे, और उस चुनाव में हम गलती कर जाते हैं। प्रॉफिट और बेनिफिट की अगर जहाँ बात होती है, मैं उदाहरण से समझाना चाहूँगा। रसगुल्ला खाना प्रॉफिट, तुरंत जीभ को मज़ा मिलता है, मिठास आती है, लेकिन उसके नुकसान बहुत हैं। उसमें जो शक्कर प्रयुक्त हुआ है वह आपके हेल्थ को ख़राब करता है। वहीं पर करेला खाना वह प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि वह कड़वा लगता है। काढ़ा पीना कई लोगों को वह कड़वा लगता है, वह प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि उस समय वह कड़वापन लिए हुए है, लेकिन उसके बेनिफिट आपको बहुत दूर तक अच्छे मिलते हैं। तो आपको इस खेल को समझना होगा। अभी की शांति व्यवस्था के लिए कुछ ऐसी चीज़ें कर जाना जो आपके जीवन में दोष लाए, आपके शरीर में दोष लाए, उसे बचना होगा। सही समय पर कहा गया ना आपको आने वाली कई विपदाओं से, आपके शरीर की अशुद्धियों से, आपके खराब भविष्य से, आपकी संतानों में कष्ट से, आपके परिवार में कष्ट से आपको बचा सकता है। तो यह छोटी सी कहानी जो हमें सिखाती है कि हमें डींग हाँकने से बचना चाहिए और सही समय पर ना कहना सीखना चाहिए।